सभी व्यूअर को नमस्कार। होप सो आप लोग घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। और जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बढ़ाया है, इसमें घर में रहकर सुरक्षित रहना ही सबसे ज़्यादा समझदारी की बात है। आप सब देख रहे हैं, मेरे लास्ट वीडियो को देखा है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसमें मैंने दो चीज़ें कही थी कि सेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था और दूसरा लास्ट में सप्लाई और डिमांड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमांड और सप्लाई के बारे में। देखिए, समय जैसे भी है, इस समय मार्केट हमारा चल रहा है, शेयर मार्केट खुला हुआ है, कैपिटल मार्केट खुला हुआ है और हम सब इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। आप इसको एजुकेशन पर्पस से समझें। हमारे आसपास हो रहे जो सिचुएशन है ना, उसको समझना है, उसके हिसाब से क्या डिमांड और सप्लाई है उसको समझना है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था सेक्टर के बारे में, जिसमें था एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर। हम उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे हमने देखा कि पिछले वीक में पूरी परफॉर्मेंस जो आई है फार्मा सेक्टर की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। और होप सो कि आप लोग इस वीडियो को जब देखे होंगे, देखने के बाद आप फाइनेंस एडवाइज़र से सलाह लिए होंगे और इन्वेस्टमेंट किए होंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी रही होगी, रिटर्न अभी अच्छे आ रहे होंगे। दोस्तों, डिमांड और सप्लाई को समझना है, ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था और आज मैं उस चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, डिमांड और सप्लाई क्या है। जब किसी भी चीज़ को, इकोनॉमिक्स का एक पहलू है ये, जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है और जब सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस नीचे की तरफ गिरता है। आप सब लोग जानते हैं। हमारे दो प्लेटफॉर्म हैं, एनएसई और बीएसई। एनएसई और बीएसई के ऊपर जो बायर और सेलर होते हैं, ये डिमांड और सप्लाई के दो पहलू होते हैं दोनों प्लेटफॉर्म पर। बायर यानी डिमांड को क्रिएट करता है, सप्लायर यानी डिमांड को गिराता है, फॉल करता है। अब इसको ऐसे हम समझें कि हमारे पास क्या है, एक रस्सी है जिसे टैग ऑफ वार बोला जाता है। अगर हम एक रस्सी के एक किनारे पर एक टीम को खड़ा कर दें, यानी और दूसरे किनारे पर दूसरी टीम को खड़ा कर दें और दोनों खींचने लगे, तो क्या होगा, जो पावरफुल होगा, जिसमें पावर ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा। इसी चीज़ को हम डिमांड और सप्लाई में समझते हैं। सपोज कीजिए कि किसी भी स्टॉक के ऊपर बायर साइड में, यानी वो एक स्टॉक रस्सी हो गया, और बायर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मान के चलिए कि बायर साइड है और वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, वहाँ बायर की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यह लंबी लाइनें कैसे हमें दिखाई देंगी, यह लंबी लाइनें हमें वॉल्यूम में दिखाई देगी। सेलर साइड में लाइन छोटी है, यानी वॉल्यूम कम है, तो ऑफकोर्स स्टॉक का प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी डिमांड क्रिएट होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। अगर यही उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी सप्लाई के साइड में वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होगा, प्राइस में डिप्रिसिएशन होगा, प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा। तो आप लोग जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या है। यह मार्केट में प्राइस को इम्प्रूव करने का काम करता है। इस तरह से हम इसको देखते हैं। इसको हम दूसरे ढंग से समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अभी एग्जाम्पल जो लेने जा रहा हूँ, यह एग्जाम्पल पढ़ने के बेसिस से लिया जा रहा है, एजुकेशन के पर्पज़ से ले रहा हूँ। ये नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप इस स्टॉक को खरीदें, मेरा ये कतई कहना नहीं है। आप इसको एजुकेशन पर्पज़ से लें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह से इन्वेस्ट करें। सपोज़ कीजिए मैं अपने आसपास एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूं और वो एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं डिमांड और सप्लाई को समझने के लिए। मेरे पास ट्रेन का टिकट नहीं है, मुझे जाना है, मैं ट्रेन का टिकट बुक करूंगा, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ट्रेन का टिकट लेने का, IRCTC का प्लेटफॉर्म। मैं IRCTC के साइट पर जाऊंगा, टिकट बुक करूंगा और जहां भी जर्नी है वहां से जर्नी करके आ जाऊंगा। मैं ट्रेन में जाता हूं, ट्रेन में जाने पर मैं क्या देखूंगा, क्या करूंगा, मुझे प्यास लगी है, पानी पीऊँगा। यह मुझे कहाँ से मिलेगा, IRCTC का ही वेंडर देगा मुझे। दूसरा फूड है, अगर मैं खाना नहीं लेके गया हूँ, मैं AC 3 टायर में और AC 2 टायर में सर्व कर रहा हूँ,
अगर मैं जा रहा हूँ तो वहाँ खाना मुझे लेना होगा, मैं कहाँ से लूँगा? IRCTC के वेंडर जो हैं वहीं से लूँगा। यानी मोटा मोटी हम ये देखें तो हमारी जो डिमांड क्रिएट कर रही है, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी है, यह क्या कर रही है? डिमांड को क्रिएट कर रही है। जब ये डिमांड को क्रिएट होगी करेगी तो ऑफकोर्स इसके प्राइस में तो अंतर होना चाहिए। तो मैं अब इसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा? NSE के साइट पर जाता हूँ, देखता हूँ क्या IRCTC का कोई स्टॉक लिस्टेड है क्या। तो मैंने देखा कि IRCTC के स्टॉक लिस्टेड है। तो लिस्टेड अगर है तो उसके प्राइस में, यानी जितने चीज़ें मैंने यूज किया, तो क्या मैंने यूज किया? नहीं, लाखों लोग रोज यूज कर रहे हैं। और ये लाखों लोग क्या कर रहे हैं? डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं। कोई और इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। मुझे टिकट बुक करना है तो मैं IRCTC के साइट से ही बुक करूंगा। और आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग जितना हो रहा है, सब डिजिटल होना चाहते हैं, तो सब साइडें यूज करना चाहते हैं। काउंटर पर जाकर टिकट लेना बहुत कम लोग चाहते हैं। तो सोचिए वहाँ पर उसके प्राइस में क्या होगा। अब उसके प्राइस में आके हम देखते हैं तो उसके बायर साइड में अगर लाइन में खड़े हैं लोग, क्या होगा? डिमांड क्रिएट कर रहे हैं ऑफ कोर्स। और सेलर साइड में लोग कम खड़े हैं तो यानी डिमांड है। अगर बायर साइड में कम लोग हैं और सेलर साइड में ज़्यादा लोग हैं तो सप्लाई ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यानी प्राइस नीचे आएगा। तो हमें वेट करना होगा। मोटा मोटी ये समझिए कि ओवरऑल जो उनकी एक्टिविटी है, जो मार्केट की एक्टिविटी है, IRCTC का जो बिजनेस मॉडल है उसको समझिए। 2 दिन स्टॉक गिर जाएगा, लेकिन तीसरे दिन क्या होगा? प्लेटफॉर्म पर 2 दिन हम NSE और BSE के प्लेटफॉर्म पर IRCTC के प्राइस को अगर देखें, 2 दिन सप्लाई बढ़ जाएगी, 2 दिन स्टॉक गिर जाएगा। लेकिन इसी का दूसरा एस्पेक्ट देखिए, क्या टिकट में खरीदारी में कोई कमी आएगी? नहीं। क्या ट्रेन में चलने वालों की कोई कमी आएगी? नहीं। उसमें तो 2 दिन क्या कभी भी जाइए, ट्रेन का टिकट आपको नहीं मिलता है। यानी डिमांड वहाँ तो हमेशा बनी हुई है। अगर मैंने इसी बात को मैं अपने टिकट इसके IRCTC के शेयर पर लागू करता हूँ तो वहाँ पर 2 दिन का प्राइस गिरा, यानी वो प्राइस जो डिप मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यानी हमें प्राइस अच्छी मिल रही है, उस प्राइस पर हमें उसे क्या करना है? खरीदना है, हमें इन्वेस्ट करना है। यहाँ मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके प्राइस 4 दिन गिरता है, उससे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। डिमांड हमेशा रहेगी। हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो डिमांड है, इंडिया में जो डिमांड है वो हमेशा बनी रहेगी। ट्रेन की डिमांड हमेशा रहेगी। और हम फुली डिजिटल जब होने जा रहे हैं तो इस डिजिटल में IRCTC की साइड यूज करेंगे ही करेंगे। तो जब साइड यूज करेंगे तो कहाँ IRCTC इकलौता है, ये 2-4 नहीं है, इसका कोई कंपटीटर नहीं है, इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो क्या 4 दिन के प्राइस फॉल से हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बिजनेस मॉडल को समझिए, उसके डिमांड को समझिए। अगर उसमें डिमांड है तो 4 दिन जो गिरावट होगी उसमें हम एंट्री लेंगे, और फिर वापस जब उसमें डिमांड आएगी, यानी स्टॉक के प्राइस में डिमांड आएगी, वो प्राइस एप्रिसिएशन होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। मेरा एक दूसरा पॉइंट है मैं जिसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि आज ऑपरेटर ने ये किया, ऑपरेटर ने वो किया। देखिए मेरा जहाँ तक मानना है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है। NSE और BSE एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म खुल गया, उस प्लेटफॉर्म पर 2 पार्टी बैठी हुई है। कौन कौन? एक बायर की और एक सेलर की। वहाँ मुझे नहीं पता कि बायर कहाँ का है, बायर कौन है, ये नहीं पता होता है। वहाँ सिर्फ पता होता है कि बायर है, ठीक है। वो किस चीज़ में दिखता है? नंबर में दिखता है। सेलर कौन है नहीं पता, कहाँ का है नहीं पता, लेकिन वो नंबर में दिखता है। अगर वो नंबर बायर और सेलर का है तो जाहिर सी बात है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। जो खरीदा है पहले का वो आज बेचने को आ जाता है, फिर जो छूट गया है वो खरीदने को आ जाता है। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो प्राइस एप्रिसिएशन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई एक बंदा बैठ के उस प्राइस को बढ़ा रहा है, नहीं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए, किसी चीज़ का प्राइस, किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपया चल रहा है, लेकिन 100 रुपया में बाई करने के लिए 1 लाख आदमी खड़े हैं, इंटरेस्टेड है, लेकिन 100 रुपये में सेल करने वाला एक भी नहीं है। सेल करने वाला 101 रुपये में बैठा है और बाई करने वाला 100 रुपये में बैठा हुआ है।
तो क्या करेगा, जब बाई वाले को 100 रुपये का प्राइस नहीं मिलेगा तो 101 रुपया बीट करेगा, तो उसमें उसको मिल जाएगा। सेलर क्या करेगा, अपने बीट को बढ़ा दिया हर सेकंड में, 1 रुपया की जगह अब 2 रुपया कर दिया, यानी 102 रुपीज़ कर दिया, 102 कर दिया, प्राइस एप्रिसिएशन हो गई। बायर उस रेट पर भी इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए, वो फिर अपने बीट को बढ़ाएगा। तो इस ढंग से दोनों के बीच में जो रस्साकसी होती है, टग ऑफ वार होती है, वो टग ऑफ वार क्या करती है, डिमांड और सप्लाई को इंक्रीज करती है, डिमांड को इंक्रीज करती है। कभी कभी ये सप्लाई को इंक्रीज करती है, जस्ट इसके उल्टा हो जाता है, तो सप्लाई को इंक्रीज करती है। और जब डिमांड और सप्लाई चलता है, यानी दोनों के बीच में, बायर और सेलर के बीच में जब रस्साकसी होता है, टग ऑफ वार होता है, तो क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी होता है। और यही प्राइस डिस्कवरी को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। तो दोस्तों आप इसको समझें और इसको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के राय पर इसको खरीदें। ये एक डिमांड और सप्लाई को समझना, प्राइस डिस्कवरी को समझने का एक मैंने एग्जांपल दिया है IRCTC को। इसका मतलब मैं नहीं है कि मैं IRCTC के शेयर को खरीदने के लिए कह रहा हूँ, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर बोला कि कैसे हमारे आसपास जो एक्टिविटी हो रही होती है, उस एक्टिविटी से डिमांड और सप्लाई को समझा जा सकता है। किसी 4 दिन के गिरावट से या 2 दिन के गिरावट से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी प्राइस में हमारा पैसा डूब जाएगा या जो भी होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ओवरऑल डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस एप्रिसिएशन होना ही है, बेशक 4 दिन गिरेगा, 5वें दिन उसका एप्रिसिएशन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में डिमांड और सप्लाई पर जो बातें बताई हैं, इस चीज़ को समझने और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को देखते रहें। आगे मैं फिर से नया कुछ लेकर आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, plaksha-securities.com के नाम से है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा डिटेल भी वहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें मेरे से कांटेक्ट करने के लिए तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा सारा डिटेल दिया हुआ है www.plaksha-securities.com पर। धन्यवाद।